तो नमस्कार अपर्णा जी, इस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान से प्रश्न की बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, औदे, बोरी, बागोर, लखनिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बागोर। बागोर मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते थे। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर इस काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। तो बागोर अगर पूछा जाए कहाँ है, तो बागोर राजस्थान में है। बागोर राजस्थान। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो ऑप्शन देखते हैं, शुक्ल यजुर्वेद की संहिता वाजनसेनी, वाजनस्नेमी, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, काठक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वाजसनेमी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाजसनेमी। यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है। इसमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख किया गया है और यह 40 अध्यायों में विभाजित वेद है। इसमें कुल 1990 मंत्र संकलित हैं यजुर्वेद में। नेक्स्ट प्रश्न, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो हाथी गुम्फा का अभिलेख यह किस शासक के विषय में जानकारी देता है? तो खारवेल, अशोक, हर्षवर्धन या कनिष्क। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा खारवेल। हाथी गुम्फा का अभिलेख खारवेल के बारे में जानकारी देता है। कलिंग शासक थे खारवेल, इनके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख है। उल्लेखनीय है कि हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर से, तो खारवेल जो ये हाथी गुम्फा अभिलेख है ये उड़ीसा में भुवनेश्वर से 4-5 मील दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। पुष्यमित्र शुंग 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, सारनाथ, सारनाथ लेख, वेशनगर लेख, अयोध्या लेख या हाथी गुम्फा लेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या लेख। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी अयोध्या लेख से मिलती है। तो पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है, जो इसके राज्यपाल धनदेव से संबंधित है। इस अभिलेख से यह भी पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और इसे संपन्न कराने का श्रेय पतंजलि जी को जाता है और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो विदेशी व्यापार से कौन संबंधित थी? श्रेणी, नगरम, नानादेशी या मणिग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नानादेशी। नानादेशी दक्षिण भारत में विदेश व्यापार से संबंधित संस्थाओं का नानादेश की संज्ञा से अभिहित किया जाता था। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यह परगना के समानार्थी था, सरकार के समानार्थी था, सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी था और ऊपर लिखित में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सूबा और परगना के बीच का एक क्षेत्रीय इकाई था लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? खैरुल मंजिल, ये देखेंगे, खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण हमीदा बानो बेगम, सलीमा सुल्तान या जीजी यंगा या माहम अनगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माहम अनगा। दिल्ली का पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण माहम अनगा ने 1561 ईस्वी में करवाया था। माहम अनगा कौन थी? तो यह अकबर की संरक्षिका थी, अकबर की संरक्षिका। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? सरदेशमुखी, चौथ, अबवाब, जमादानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथ। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को चौथ के नाम से जाना जाता था।
और भूमि कर के अतिरिक्त शिवाजी की आय का एक अन्य प्रमुख स्रोत चौथ ही था। यह पड़ोसी राज्यों से वसूल किया जाता था। और चौथ का मतलब क्या होता है? चौथ का मतलब इसकी मात्रा राज्य की आय की एक चौथाई होना। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है? संथाल विद्रोह 1855 में, कोल विद्रोह 1831 में, खासी विद्रोह 1829 में, अहोम 1815 में। तो दोस्तों यही इसका गलत आंसर हो जाएगा। अहोम 1815 में नहीं हुआ था, ये 1828 में हुआ था। 1828 में हुआ था, 1815 में नहीं। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा अहोम 1815, ये सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, वारिंद्र कुमार घोष या पुलिन बिहारी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। सावरकर जी ने 1899 ईस्वी में मित्र मेला नामक संस्था कालांतर में अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुई। प्रश्न नंबर 11, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड लैंसडाउन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने उपहास किया था, मजाक उड़ाया था, हंसी किया था कि लॉर्ड डफरिन ने 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के बाद भारत का वायसराय बनकर आया और यह 1884 से 88 तक भारत का वायसराय तथा गवर्नर जनरल रहा था। डफरिन के कार्यकाल में ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाएं 1885 में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। जोग जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, राकिम कुंड जलप्रपात, केवटी जलप्रपात? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात ये सबसे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी जो ऊंचाई है वो 455 मीटर ऊंचाई है। इसकी 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसके जो जोग जलप्रपात है इसकी ऊंचाई, ये शरावती नदी पर है, इसकी ऊंचाई 255 मीटर है। इसकी 255 मीटर ऊंचाई है। और कुंचिकल जलप्रपात यह कर्नाटक राज्य के वराही नदी पर स्थित है। कर्नाटक राज्य के वराही नदी पर स्थित है कुंचिकल जलप्रपात। और जोग जलप्रपात ये शरावती नदी पर, इसका जो हाइट है वो 255 मीटर और कुंचिकल की 455 मीटर हाइट है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तट रेखा सबसे लंबी है? तो ऑप्शन देखते हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल या गुजरात? तो दोस्तों सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है। ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। तो भारतीय राज्यों के तट रेखा की लंबाई के अनुसार शीर्ष 4 राज्य जैसे गुजरात 1214 किलोमीटर, गुजरात कितना शेयर करता है? 1214, यानी कि 1214 किलोमीटर इसकी सबसे लंबी तटरेखा है। और आंध्र प्रदेश ये 973 किलोमीटर आंध्र प्रदेश लंबी तटरेखा बनाता है। और तमिलनाडु 960 किलोमीटर और उसके बाद देखिए केरल तो 569 किलोमीटर लंबी तटरेखा बनाता है। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? तो ऑप्शन देखते हैं। प्लियोसीन, पैलियोसीन, प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव या ओलिगोसीन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। विकल्प इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? गोदावरी, ताप्ती, कावेरी या कबाम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती या तापी। यह पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। तो ताप्ती मध्य प्रदेश के मुल्तान नामक स्थान से निकलती है। यह मुल्तान नामक स्थान से मध्य प्रदेश, मुल्तान
मध्य प्रदेश से निकलती है यह सतपुड़ा श्रेणी से और भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। जबकि गोदावरी पश्चिमी घाट में स्थित त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है थॉर्नथ्वेट, कॉपेन, ट्रीवार्था, स्टम्प। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नथ्वेट। थॉर्नथ्वेट कथन वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। थॉर्नथ्वेट ने इसे जल संसाधन संभाव्यता पर विचार करते हुए कहा है। निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है? दोस्तों ये कठिनाई स्तर इसीलिए लिया गया है कि यूपीपी के जो फॉर्म है वो 40 लाख प्लस लोगों ने भरा है, तो इतना आसान प्रश्न वो पूछने वाला नहीं है जितना आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आसानी से हो जाएगा। तो आसानी से कुछ भी होने वाला नहीं है। 40, 45, 50 लाख लड़कों को पीछे करना बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए कठिनाई स्तर ऐसे ही पूछेगा। तो आप लोग बने रहेंगे शुरू से लास्ट तक वीडियो में, तब आपको पता चलेगा कि हाँ प्रश्न का लेवल भी कुछ इस तरह होता है। तो निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है? तो इडेफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक या टोपोग्राफी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इडेफिक। इडेफिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लाइमेटिक जो है ये बी ऑप्शन, ये किससे संबंधित है? क्लाइमेटिक मौसम या जलवायु से संबंधित है। क्लाइमेटिक ये मौसम जलवायु से। और बायोटिक किससे संबंधित है? तो बायोटिक जैविक घटक से, जैविक घटक से। इडेफिक मृदा से। और जो लास्ट है टोपोग्राफी, यह विज्ञान की शाखा है जिसमें पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह, उपग्रह या क्षुद्र की सतह के आकार व आकृति का अध्ययन किया जाता है टोपोग्राफी में। निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तमिलनाडु, गोवा, केरल, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरला। तो केरल जो है वह इलायची एवं काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक है। भारत में इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। इलायची का सर्वाधिक उत्पादन केरल के अलपझा तथा काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन इडुक्की में होता है। काली मिर्च सर्वाधिक इडुक्की। निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास का मैदान स्थित है? तो अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, इक्वेडोर। दोस्तों चारों ऑप्शन हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं बट स्क्रीन छोटा है, आप लोग का सपोर्ट रहा तो बड़ा प्लेटफॉर्म जरूर बनेगा। तो इसका राइट आंसर देखते हैं अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली या इक्वेडोर। तो इसका हो जाएगा अर्जेंटीना। जो पंपास घास का मैदान है वो अर्जेंटीना में पाया जाता है। यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है तथा दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की महत्वपूर्ण विशेषता यही सब हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? वांगहो, नील, डेन्यूब या मिसिसिपी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिसिसिपी। पक्षी के पंजे की आकृति वाले डेल्टा का निर्माण नदी निक्षेपों के जमाव से होता है। मिसिसिपी नदी का डेल्टा इसका एक अच्छा उदाहरण है। और यह भी प्रश्न उठता है मिसिसिपी नदी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है और इस नदी की लंबाई, इसकी जो लेंथ है 37-30 किलोमीटर है। निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? जापान, अमेरिका, चिली या चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिली। यह विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है। चिली दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के मध्य लंबाई में स्थित एक छोटा देश है। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप की मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? 5000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर, 8000 या 10000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7000 किलोमीटर। स्वेज नहर बन जाने के बाद भारत के मुंबई और यूरोप के लिवरपूल की दूरी 7250 किलोमीटर कम हो गई है। देखेंगे 7250 किलोमीटर कम हो गई है। तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन
आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो ऑप्शन देखते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरियाणा। हरियाणा। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? मध्य प्रदेश का देखें तो 931 लिंगानुपात है, और महाराष्ट्र का देखें तो 929 लिंगानुपात है, और अगर पश्चिम बंगाल का देखें तो इसका है 950। 950। और हरियाणा का लिंगानुपात 879। हरियाणा का 879, ये हरियाणा का है 879। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो रामपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती या बहराइच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। श्रावस्ती में महिला साक्षरता दर सबसे कम है, जो कि 34.8% है। श्रावस्ती में 34.8% है। और बलरामपुर में अगर देखा जाए, बलरामपुर में तो इसमें 38.43% है। 38.43%। और रामपुर में देखा जाए तो रामपुर में 44% है, 44.4%। और बहराइच में देखा जाए तो बहराइच में 39.3%, 39.3% महिला साक्षरता दर है। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? तो उत्तर प्रदेश, केरल, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? तो हरियाणा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हरियाणा के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 0 से 6 आयु वर्ष के जो लिंगानुपात क्रमशः वो 835 एवं 832 है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या उत्तर प्रदेश। तो ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या 15 करोड़ लगभग में 15 करोड़ 53 लाख 15 करोड़ 53 लाख उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या है। भारत के संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो न्याय कितने प्रकार के? तो इसमें देखते हैं ऑप्शन, न्याय 3 प्रकार के, समानता 5 प्रकार के, और स्वतंत्रता 5 प्रकार के, समानता 2 प्रकार के एवं भ्रातृत्व 1 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 5, 2, 1। ये भारत के संविधान की जो प्रस्तावना में वर्णित है वो 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता और 1 भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3, 5, 2, 1। भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949 या 24 जनवरी 1950 या 25 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। तो भारत में संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। और आगे देखते हैं, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित किया गया। और संविधान सभा को भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय भी लगा था। और इसके लिए कुल 11 अधिवेशन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। और अंतिम बैठक जो हुआ था संविधान सभा का वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था।
भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? भाग 1, भाग 2, भाग 6 या भाग 9? इसका राइट आंसर होगा भाग 2। तो भाग 1 किससे संबंधित है? भाग 1 दोस्तों संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता से, और भाग 9 जो है ये पंचायत से संबंधित है, भाग 9। नेक्स्ट चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो समाजवादी, बौद्धिक उदारवादी, गांधीवादी या उपरोक्त सभी? तो इसका देखते हैं प्रश्न नंबर 30 का। तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 31। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और सपोर्ट अपना बनाए रखें। तो आखिरी प्रश्न देखते हैं। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो ऑप्शन देखते हैं 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 120 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 दिन। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आशा करते हैं कि कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।